नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में प्राचीन साहित्यकार के बारे में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लगातार पीएससी इस टॉपिक पे से क्वेश्चंस पूछ रहा है। हमारे लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो बिल्कुल हम मध्य प्रदेश में प्राचीन साहित्यकार के बारे में बात करेंगे और हमेशा की तरह आपको बताना चाहेंगे कि ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये MPPSC का जो हमारा प्री का सिलेबस है उसकी यूनिट 1 में दे रखा है। देन जो मेंस का सिलेबस है हमारा उसकी यूनिट 4 में ये दे रखा है। तो पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक है। हम बात करें MP पुलिस और व्यापम की तो इससे संबंधित साहित्यकारों के बारे में पूछ लिया जाता है क्योंकि वो हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है और इतिहास के अंतर्गत ये टॉपिक आता है। चलिए तो हम बात करते हैं प्रमुख साहित्यकारों की, लेकिन यहाँ पर आपको विशेष रूप से बताना चाहेंगे कि हम जो साहित्यकार के बारे में पढ़ना है आप लोगों को तो वो 4 हिस्सों में पढ़ना है। जो प्राचीन साहित्यकार है उन साहित्यकारों की हमें बात करनी है। जो मध्यकाल में प्रमुख साहित्यकार हुए हमें उन साहित्यकारों की बात करनी है। फिर जो आधुनिक काल में साहित्यकार हुए हमें उन्हें साहित्यकारों की बात करनी है। और फोर्थ में हमें लोक साहित्यकारों के बारे में बात करनी है। तो हमें 4 पॉइंट में इस टॉपिक को कवर करना है और आज हम बात करेंगे प्राचीन साहित्यकारों की। हमारे वीडियो 1 में हमारे भाग 1 में हम इस टॉपिक की बात करेंगे और इसके बाद जो है हम बारी बारी से जो है मध्यकालीन आधुनिक काल के और लोक साहित्य काल के बारे में बात करेंगे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्राचीन साहित्यकारों के बारे में। तो मुख्य रूप से हमारे मध्य प्रदेश में हमें 4 साहित्यकारों के बारे में पढ़ना है। महाकवि कालिदास, कवि भर्तृहरि और भवभूति और बाणभट्ट। ठीक है, इन चारों के बारे में हमें जानना है। चलिए तो अब हम बारी बारी से चलते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले हमारे मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि भारत में भी महाकवि और भारत के शेक्सपियर कहे जाने वाले कालिदास के बारे में हम बात करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं महाकवि कालिदास की। तो इन्हें महाकवि की संज्ञा दी गई है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि महाकवि किस साहित्यकार को कहा जाता है, तो हमारा उत्तर होना चाहिए कालिदास। और इन्हें भारत का शेक्सपियर भी जो है कहा जाता है। चलिए अगर हम बात करें इनके जन्म की, इनके कुल की, जन्मतिथि की, तो हमारा इतिहास मौन है इस बात को लेकर और वो एकदम एक्यूरेट या ऑथेंटिक जानकारी नहीं दे पाता है। हालांकि कुछ साहित्यकार इनकी जो प्रमुख रचनाएं हम इसके बारे में बात करेंगे साथ है। हम पहले इनके जन्म को लेकर बात कर लेते हैं। तो कुछ साहित्यकार ऐसा मानते हैं कि जो कालिदास जी है वो 4वीं-5वीं शताब्दी के हैं। कब के? 4वीं-5वीं शताब्दी के, जब राजा विक्रमादित्य जो हमारे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, गुप्त काल में आपने पढ़ा होगा, गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आए थे जिनका शासन था और जिनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। ये वही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इनके दरबार में 9 रत्नों में से एक शामिल थे कालिदास जी। तो कुछ विद्वान 4वीं-5वीं शताब्दी का मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान संस्कृत नाटककार जो अश्वघोष है उससे प्रभावित होकर इन्हें 1ली शताब्दी का मानते हैं, जो कि मालवा नरेश विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, तो इनके इस समय को लेकर जो है इतिहासकारों में संशय है। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। हाँ, ये बात तो डेफिनेटली क्लियर है कि ये विक्रमादित्य के 9 रत्न में से एक थे। इतिहास में कुल 14 विक्रमादित्य हुए हैं और उज्जैन के संदर्भ में बात करें तो 2 महान विक्रमादित्य हुए हैं जो काफ़ी जिनकी प्रसिद्धि थी और जिनके बारे में आज भी जनश्रुतियों में वहाँ के लोगों में उनकी यादें जो है। ठीक है, तो एक विक्रमादित्य थे
पहले शताब्दी ईस्वा में, जिनके नाम पर विक्रम संवत चलता है, और एक गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। तो इन दोनों में से किसके टाइम पे थे ये अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। खैर, अगर हम आगे चले और बात करें तो हम ये आपको फिर से बताना चाहेंगे कि जो महाकवि कालिदास है, इनकी प्रमुख 7 रचनाओं के बारे में हमें याद रखना है। कौन कौन से हैं 7 रचनाओं में? तो 2 महाकाव्य है, रघुवंश और कुमार संभव, 2 खंड काव्य है, ऋतुसंहार और मेघदूत, और 3 प्रमुख नाटक है, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीय। इन जो है ये 7 प्रसिद्ध रचनाएं, उन प्रसिद्ध रचनाओं को लेकर एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हम बात करें मालविका अग्निमित्र की, तो ये कालिदास की पहली रचना मानी जाती है, मालविका अग्निमित्र। और इनकी जो सबसे सर्वप्रसिद्ध कृति रही है वो रही है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसके कारण ये प्रकाश में आए, और इन्हीं के कारण जो है इन्हें भारत का शेक्सपियर की संज्ञा दी गई। तो चलिए हम अगर कालिदास के नाटकों की बात करें, इनके 3 प्रमुख नाटक हैं, हमें याद रखना है। फिर से हम बता देते हैं, मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीय। तो इनके जो नाटक हैं, इनकी विशेषता ये है कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं, इनके जो पात्र है उच्च वर्ग के लोग, वो संस्कृत बोलते हैं। ठीक है, उस समय की संस्कृत भाषा थी और काफ़ी अच्छी मानी जाती थी। और जो निम्न वर्ग के लोग थे वो प्राकृत भाषा का उपयोग करते थे, और नाटक प्राय सुखांत होते थे, अर्थात हैप्पी एंडिंग वाले जो होते हैं इनके नाटक होते थे। चलिए हम बात करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की। अब एग्जाम में पूछा गया है कि कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। अर्थात इस क्वेश्चन से आप ये समझने की कोशिश कीजिए, ये MPPSC का क्वेश्चन है 2010 का, कि कालिदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं, अब उसका जो मोटो निकल के आ रहा है, जो सार निकल के आ रहा है इनके पर्टिकुलर जो रचनाओं का, वो भी बातें पूछी जा रही है। तो इसलिए हमें इन 7 के बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल एक लाइन में ही पढ़ना है, ज़्यादा हमें गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की अगर हम बात करें तो इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम संबंध की, उनके बिछड़ने की, मिलन की, प्रणय गाथा है। अभिज्ञान शाकुंतलम शायद एक अंगूठी वाली कहानी आपने अपने लोअर क्लास में पढ़ी होगी, कि राजा दुष्यंत इनसे प्रेम करता है और इसे एक अंगूठी भेंट करता है, और फिर भूल जाता है, और वो अंगूठी देखकर ही उसे याद आता है कि हाँ, मैं इनसे प्रेम करता था। तो इस प्रकार से है। प्रणय दृश्यों में मौलिकता है, जैसे कि ऐसा लगता है जैसे कि वास्तविकता में आज ही की बात हो रही हो। मानवीय भावनाओं का अद्भुत चित्रण किया गया है, और संस्कृत की पहली रचना थी, अर्थात यह संस्कृत में लिखित थी, क्योंकि शायद हमें लग रहा है कालिदास जिस समय एग्जिस्ट करते थे उस समय संस्कृत जो है बोलचाल की भाषा हुआ करती थी। तो संस्कृत की भाषा की पहली रचना है, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ठीक है, सबसे पहले इस रचना का अंग्रेजों ने जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया, क्योंकि जब वो भारत में आए, यहाँ की चीज़ें देख रहे थे, तो सबसे पहले इस चीज़ का उन्होंने अनुवाद किया। और जर्मन कवि गेटे से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने ऐसी सर्वांगीण पूर्ण रचना कहा जिसे पढ़कर आत्मा को शांति मिलती है। मतलब काफ़ी उन्हें ये स्टोरी पसंद आई। ठीक है, और इसी के कारण कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर की संज्ञा दी जाती है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करें रघुवंशम की। नाम से पता चल रहा है कि इसमें रामायण से संबंधित बातें लिखी होंगी, उसके ऊपर कहानी होगी। अब हम बात करें कुमार संभव की। कुमार संभव भी हमें नाम से समझ में आ रहा है शिव पार्वती की कहानी है। कार्तिकेय की जन्म से संबंधित धार्मिक कथा है। मालविका अग्निमित्रम की हम बात करें तो शुंग इतिहास से संबंधित है, जिसमें हमें पता है शुंग में जो है शुंग वंश में एक शासक हुआ करते थे पुष्य। हमें पता है शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, वो भी उज्जैन के थे। और उनके बाद जो थे अग्निमित्र थे, और अग्निमित्र जो शासक थे उनके और मालविका के प्रेम कहानी के बारे में जानकारी दी गई है इसमें। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम, इसी से नाम है। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी बताई गई है।
तो अभी मालविका अग्निमित्रम के बारे में हमें ध्यान रखना है। मेघदूत के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें एक वीर यक्ष का वर्णन है जो अपनी प्रेमतमा से बिछड़ जाता है और उसको बादलों के माध्यम से, मेघ है ये, ओके, मेघ मतलब बादलों के माध्यम से उसको जो है संदेश भेजता है और अपनी बातें करता है। और इसी में ही अमरकंटक, हमने जब शुरुआत में क्वेश्चन पूछा था, अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किया गया है मेघदूत में। अब हम बात करते हैं ऋतुसंहार की, तो इसमें प्रकृति का ऋतुओं के अनुसार वर्णन मिलता है। विक्रम और वर्षी की बात करें तो उर्वशी और पुरूरवा की कथा यहाँ पर मिलती है। तो ये 7 प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो हमें याद रखना है कालिदास के क्रम में। ठीक है, हम इसका सब कुछ आपको बता चुके हैं, 7 रचनाएं इनकी विशेष रूप से याद रखना है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हुए हैं कवि भर्तृहरि की। ठीक है, कवि भर्तृहरि की हम बात करते हैं, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। अब जब राजा विक्रमादित्य की बात यहाँ पर ये इधर आएगा, ओके, भर्तृहरि, तो कभी कभी इनको भर्तृहरि भी कह दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए शायद, क्योंकि नाम जो है काफ़ी कठिन है। तो चलिए हम भर्तृहरि की बात करते हैं। तो संस्कृत के कवि हैं तथा उज्जैनी के राजा थे, ये भी उज्जैनी के राजा थे और ऐसा माना जाता है। तो प्रबंध चिंतामणि के अनुसार विक्रमादित्य क्या के छोटे भाई थे, कुछ लोग इन्हें बड़े भाई बताते हैं और ऐसा माना जाता है कि रानी पिंगला से इनका तीसरा विवाह हुआ था उनके सौंदर्य से प्रभावित होकर। और बाद में जब इन्हें पिंगला के बारे में पता चला, उनकी चरित्रहीनता के बारे में, तो इन्होंने राजपाट सब त्याग दिया था और संन्यास ग्रहण कर लिया था। हालांकि ये जो बातें हैं प्रबंध चिंतामणि में लिखी हुई हैं। कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि भर्तृहरि थे तो सही, तो ये एक राजा नाम 2 व्यक्ति थे, अर्थात 2 व्यक्ति थे, एक राजा थे और एक साहित्यकार थे, इस प्रकार से कहते हैं। अब हालांकि हम कंफर्म नहीं कह सकते क्या था। कुछ लोग इन्हें गोरखनाथ का चेला मानते हैं, संभवतः यही भर्तृहरि लोक में भर्तृहरि के नाम से जाने जाते हैं। और इतिहास में जो भर्तृहरि है उसको व्याकरण, न्याय एवं आशा शासकों का विद्वान माना जाता है। जो लोग उज्जैन में रहते हैं उन्होंने भर्तृहरि की गुफाएं भी देखी होगी, तो माना जाता है कि ये भर्तृहरि उन्होंने वहीं पर जो है हम कहें आध्यात्म करते थे, योग करते थे, ध्यान करते थे और बाद में राजस्थान भी गए थे। इन्हें पद्म वाक्य प्रमाणज्ञ की उपाधि प्राप्त है। तो ये भी अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि इन्हें पद वाक्य प्रमाणज्ञ की उपाधि प्राप्त है, किसको? राजा भर्तृहरि को। अब अगर हम इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना है नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। ठीक है, कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, क्योंकि रचनाएं ही पूछी जाती है कि ये पर्टिकुलर रचना किसने लिखी है। तो नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, और ये जो तीनों रचनाएं इनको मिलाकर कहा जाता है त्रय शतक। ठीक है, त्रय शतक कहा जाता है। अगर हम बात करें नीति शतक में तो इसमें विद्या सज्जनता का उत्कृष्ट वर्णन व प्रतिपादन किया है इन्होंने। साहित्य में इस तरह की प्रवृत्ति उस काल में बहुत विशिष्ट थी। अगर हम बात करें श्रृंगार शतक की तो इसमें सूक्ष्म विश्लेषण किया है श्रृंगार का, अर्थात प्रेम का। वह अद्भुत है। उसके शतक का आरंभ नारियों के सौंदर्य चित्रण, ऋतुओं के अनुसार बदलने वाले उनके प्रेमावेश और उनकी परिणति के आनंद से होता है। वैराग्य शतक में इन्होंने ऐसी शांति और आनंद प्रदान किया है जो आत्मा का परमात्मा या ब्रह्म से मिलन करवाती है। अर्थात वैराग्य के ऊपर इन्होंने अपना ध्यान केंद्रित करा है और कहा है कि वैराग्य एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें ऐसे आनंद की प्राप्ति होती है जो हम सांसारिक जीवन में रहकर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात हमें जो प्रेम और सौंदर्य है वो आनंद की तप और ज्ञान से प्राप्त होता है। ठीक है, और वो जो शांति होती है वो स्थायी होती है। इसके बारे में चर्चा करिए। नेक्स्ट इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं महाभाष्य, टीका, वाक्पदीय, शब्द धातु समीक्षा। तो हमें इनकी सारी चीज़ें याद रखना है। देन इसके अलावा वेदांत सूत्र वृत्ति भी इनकी रचना है। महाभाष्य, दीपिका इनकी प्रमुख रचनाएं थी। तो हमें इनकी रचनाएं याद रखनी है। चलिए,
तो अब हम बात करते हैं भवभूति की। ठीक है, हमने बात कर ली है भर्तृहरि की, अब हम बात करते हैं भवभूति की। तो भवभूति के केस में हमें याद रखना है कि इन्हें अम्बेक या भारत का मिल्टन भी कहा जाता है। ठीक है, अर्थात इन्हें अम्बेक और भारत के मिल्टन की संज्ञा भी दे रखी है। और इन्हें ये क्यों कहा जाता है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, हम इसको आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देंगे। चलिए, भवभूति का जो समय है भवभूति का जो समय है वो 8वीं शताब्दी ईस्वी का माना गया है, क्योंकि 8वीं सदी ईस्वी के वामन एवं 9वीं सदी के राजशेखर ने इनके संदर्भ दिए हैं, इनके बारे में बताया है। और ऐसा कहा जाता है कि इनका जो जन्म है पद्मपुर में हुआ था। पिता का नाम नीलकर्ण है, माता का नाम ज्ञानकर्णी है, और ज्ञानकर्णी नहीं, माता का नाम है जानकर्णी। ठीक है, ये जानकर्णी है। और गुरु का नाम है ज्ञान निधि। इनके गुरु का नाम है कुमारिल भट्ट के भी शिष्य कहे जाते हैं ये। तो दो इनके गुरु है, ज्ञान निधि और कुमारिल भट्ट, और मूल नाम है इनका श्रीकंठ। ठीक है, तो आजकल एग्जाम में इसका भी ट्रेन हो गया है, पूछ लेते हैं कि श्रीखंड या श्रीकंठ किसका मूल नाम है या भवभूति का मूल नाम क्या है। तो आपको याद रखना है श्रीकंठ। और कल्हण के अनुसार ये कल्हण वही है जिन्होंने कि कश्मीर पर अपनी इतिहास की बुक लिखी थी। कल्हण, इनके अनुसार कन्नौज नरेश यशोवर्मन का आश्रय इन्हें प्राप्त था तथा ये उज्जैनी के निवासी बताए गए हैं, इसीलिए हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। अब इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो 3 इनकी प्रमुख रचनाएं हमें याद रखना है, मालती माधव, महावीर चरित्रम और उत्तम रामचरित्रम। अगर हम मालती माधव की बात करें तो इसमें एक छात्र का उज्जैन दरबार के मंत्री की कन्या, 2 मिनट, क्या इसमें क्या है, एक छात्र का उज्जैन दरबार के मंत्री की कन्या मालती से प्रेम का चित्रण है, और छात्र का नाम माधव ही रहा होगा। इस नाटक में उत्तेजनात्मक तथा भयावह घटनाओं से नायिका के अनेक बार मृत्यु से बचाने का वर्णन किया गया है। किसमें? मालती माधव में। महावीर चरित्र की बात करें तो ये रामायण से संबंधित है। ये इनका जो इनकी रचना है ये रामायण से संबंधित है। और अगर हम उत्तर रामचरित्रम की बात करें तो इसे संस्कृत के प्रथम दुखांत नाटक की संज्ञा दी जाती है। आपको याद रखना है किसको? उत्तर रामचरित्रम। और इससे भी हमें जो है यही समझ में आ रहा है कि ये रामायण से संबंधित है। नाटक की अपेक्षा नाटकीय काव्य अधिक है, और इसमें सीता के निष्कासन से ये कहानी जो होती है शुरू होती है और वनवास के बाद अंत में अयोध्या के राज सिंहासन पर जाती है। और हमें पता है लास्ट में क्या होता है, जो सीता माता रहती है धरती में समाहित हो जाती है। हम इसीलिए इसको पहले दुखांत नाटक की संज्ञा दी जाती है। तो हमें भवभूति के बारे में याद रखना है, इनकी 3 प्रमुख रचनाओं के बारे में। चलिए, तो हम आज के हमारे इस वीडियो के जो मेन और लास्ट एक साहित्यकार के बारे में बात करते हैं, जो है बाणभट्ट। अगर इनके बारे में कहा जाए तो इनका भी जो जन्म है लगभग बिहार या कुछ बुक में लिखा रहता है सोन नदी के किनारे हुआ था। किसी गांव के विद्वान परिवार में हुआ था। किसका? बाणभट्ट का। और इन्हें जो है हर्षवर्धन काल के सम्राट, हर्षवर्धन जो काल के सम्राट है, जिसे जो गुप्त काल के बाद आया था, उसके जो राजा थे उनका आश्रय प्राप्त था। और इनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है, कुछ बुक्स में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि जब ये बाल्यावस्था में थे तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, और जिनका पालन पोषण भली भांति नहीं हो पाया, और बचपन में ही ये जो थे देशाटन पर निकल पड़े थे, और इन्होंने अपने अनुभव से ही ज्ञान प्राप्त किया था स्थानों पर भटक भटक कर। और काफ़ी नम्र व स्वाभिमानी थे। हर्षवर्धन के दरबार में आए अपनी प्रतिभा के दम पर, और हर्षवर्धन की पराक्रमों का जो है इन्होंने वर्णन किया है। और एक जगह इन्होंने ये भी लिखा है कि इन्हें गर्व है कि ये वात्स्यायन वंश में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, इन्होंने जीवन में अनेक रूढ़ियों का अतिक्रमण किया और दरबार में भी अपना स्वाभिमान नहीं खोया। तो इनके बारे में कुछ ऐसी बातें कही जाती है। और उज्जैनी में भी रहे थे, जिसके कारण हम इनको पढ़ रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो फर्स्ट है कादम्बरी। कादम्बरी के बारे में कहा जाता है कि ये विश्व का प्रथम उपन्यास है। कादम्बरी इसलिए अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पूछ सकते हैं कि कादम्बरी की रचना किसने की है या इसके लेखक कौन है। कादम्बरी
अब हम बात करते हैं हर्ष चरित्रम की। तो इन्होंने जो हर्षवर्धन थे उनके चरित्र का जो है महिमा मंडन किया है। और मुकुट तादितक जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बाणभट्ट जो है संस्कृत की श्रेष्ठ गद्यकार माने जाते हैं और गद्य के लिए इन्होंने पांचाली रीति का प्रयोग किया है। ठीक है, पांचाली ये जो रीति है दोनों में गेप आएगा का प्रयोग किया है और श्लेष्म का हमें इसमें चमत्कार मिलता है। अगर हम बात करें इनकी तो इन्हें शब्दों का शिल्पी भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें शब्दों का शिल्पी भी कहा जाता है, ये भी हमें याद रखना है। इसके अलावा इनकी कुछ और भी रचनाएं हैं। 3 मुख्य रचनाएं हर्षचरित्रम, कादम्बरी, मुकुट तादितक, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा चंडी शतक, अभी शतक से आप नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक पे नहीं जाना है, वो भृतहरि की है। तो ये है चंडी शतक, पार्वती परिणय भी इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए, तो ये हमने बाणभट्ट के बारे में बात करी दोस्तों। आई थिंक आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। आपको ध्यान रखना है, हम प्राचीन साहित्यकार के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें हमने बात करी कालिदास की, भर्तृहरि की, भवभूति की और बाणभट्ट की। ठीक है, के.बी. की हमने बात करी है। देन अब इसके बाद जो है हम बात करेंगे वीडियो सेकंड में मध्यकालीन साहित्यकार की, जिसमें हम आचार्य केशव, जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, भूषण पद्माकर के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आधुनिक काल की, इसमें काफ़ी साहित्यकारों के बारे में पढ़ना है और लोक साहित्यकारों के बारे में, अर्थात जो अंचल में प्रसिद्ध है, क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपसे यही कहना चाहेंगे कि आज का वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।